सोचो, अगर तुम एक अनजान ग्रह पर पहुंच जाओ जहां तुम्हारे अलावा कोई भी ना हो और वहां की हवा इतनी जहरीली हो कि सांस लेते ही मौत हो जाए, तो तुम्हारा क्या होगा? दोस्तों, यही कहानी है सी की। समय था सन 2150। ये वो दौर था जब इंसान ने सितारों तक पहुंचने का रास्ता तो खोज लिया था, लेकिन उसकी गरीबी और लालच ने वहां भी उसका पीछा नहीं छोड़ा। इस अनंत और रहस्यमयी ब्रह्मांड के एक बिल्कुल सुनसान कोने में एक अजीब और डरावना चांद तैर रहा था, जिसे लोग द ग्रीन मून के नाम से जानते थे। दूर से देखने पर यह चांद किसी हरे भरे जन्नत की तरह शांत और खूबसूरत नजर आता था, लेकिन इसकी यह खूबसूरती सिर्फ एक धोखा थी। असलियत में यह जगह मौत का कुआं थी। इस मून का वातावरण इंसानों के लिए बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं था। यहाँ की हवा में ऑक्सीजन 35% थी की जगह अदृश्य जहरीली धूल के कण और खतरनाक बैक्टीरिया फैले हुए थे। अगर कोई इंसान गलती से भी बिना हेलमेट के यहाँ सांस ले ले तो उसके फेफड़े कुछ ही सेकंडों में पूरी तरह नष्ट हो सकते थे। इस रहस्यमयी और जहरीले चांद के घने जंगलों की गहराइयों में अजीब और डरावने जीवों के भीतर ओरेलक नाम के बेहद कीमती पत्थर पनपते थे। ये जेम्स इतने दुर्लभ और बेशकीमती थे कि सिर्फ मुट्ठी भर पत्थर किसी भी इंसान की 7 पीढ़ियों की गरीबी मिटा सकते थे। दोस्तों, अगर आपको ऐसी जबरदस्त साइंस फिक्शन फिल्में पसंद हैं, तो आप बिल्कुल सही जगह पर आए हैं। ऐसी ही और धमाकेदार एक्सप्लेनेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए बिना समय गवाए वीडियो की शुरुआत करते हैं। अंतरिक्ष के गहरे सन्नाटे के बीच एक विशाल अंतरिक्ष यान शांति से तैर रहा था, जिसके नीचे एक पुराना और जर्जर सा ड्रॉप पॉड लटका हुआ था। इस छोटे और तंग कैप्सूल के भीतर माहौल काफी भारी और तनाव से भरा हुआ था। डीमन, जो इस मिशन को लेकर पूरी तरह जुनूनी हो चुका था, लगातार अपने मैप्स और कोऑर्डिनेट्स पर नजरें जमाए हुए था। वहीं उसकी बेटी सी हेडफोन लगाए हुए बाहरी दुनिया से कटी हुई कुछ लिखने में डूबी हुई थी। डीमन उसे टोका और बोला, हेडफोन निकालो, हम ड्रॉप जोन के करीब पहुंच चुके हैं, ध्यान दो। सी अनमने ढंग से अपने हेडफोन उतार देती है। डीमन उसके स्पेस सूट की स्ट्रैप्स को ध्यान से कसकर जांचता है और समझाता है कि यह मिशन उनके लिए सब कुछ है। अगर वे ओरिलाइट पत्थर हासिल कर लेते हैं तो उनका पूरा कर्ज उतर जाएगा। बस किसी भी हालत में सूट की सील खुलनी नहीं चाहिए, क्योंकि बाहर की हवा सीधी मौत बन सकती है। उसी पल जहाज का कंप्यूटर चेतावनी भरा सिग्नल देता है। डीमन एक पल के लिए गहरी सांस लेता है और फिर रिलीज लीवर खींच देता है। एक भारी मैकेनिकल आवाज के साथ उनका छोटा सा कैप्सूल उस विशाल जहाज से अलग हो जाता है और गहरे अंतरिक्ष की ओर गिरने लगता है। शुरुआत में सब कुछ शांत रहता है, लेकिन जैसे ही कैप्सूल उस मून की ग्रेविटी में फंसता है, वो तेजी से नीचे की ओर खिंचने लगता है और जब वो ग्रीन मून के वातावरण से टकराता है तो पूरा कैप्सूल बुरी तरह हिलने लगता है। अंदर चेतावनी लाइट्स जल उठती हैं, लोहे की बॉडी जोर जोर से खड़खड़ाने लगती है और शोर इतना भयानक हो जाता है कि मानो कानों के पर्दे फट जाएंगे। बाहर का नजारा देखे तो वो पॉड जहरीली हरी धुंध और तूफानी हवाओं को चीरता हुआ आग के गोले की तरह नीचे गिर रहा था। डीमन जोर से चिल्लाता है, टक्कर के लिए तैयार रहो, और आखिरकार उनका कैप्सूल उस अनजान चांद के घने जंगल की सतह पर आकर लैंड करता है। इंजन धीरे धीरे शांत पड़ जाते हैं। डीमन के सिर पर उधारी का इतना बड़ा बोझ था कि ये मिशन उसके लिए करो या मरो की स्थिति बन चुका था। वो अच्छी तरह जानता था कि अगर वो खाली हाथ लौटा तो उसे जिंदा नहीं छोड़ा जाएगा, इसलिए उसके लिए मौत का डर भी उसकी जरूरत और लालच से छोटा पड़ चुका था। जैसे ही दोनों कैप्सूल से बाहर कदम रखते हैं, उनके सामने एक घना और रहस्यमय जंगल फैला हुआ दिखाई देता है। पहली नजर में यहाँ की हवा काफी सुकून भरी लगती है, लेकिन असल में इसी हवा के भीतर मौत घुली हुई थी। डीमन अपनी बेटी सी के साथ सभी जरूरी इंस्ट्रूमेंट्स उठाता है और इस अनजान व खतरनाक चांद पर उस बेशकीमती खजाने की तलाश में दोनों जंगल की ओर आगे बढ़ते हैं। जैसे जैसे वे घने जंगल में गहराई तक जाते हैं, उन्हें चारों तरफ एक अजीब और डरावनी शांति महसूस होने लगती है। ऐसा प्रतीत होता है मानो इस जंगल की गहराइयों से कोई उन्हें लगातार देख रहा हो। थोड़ी दूरी चलने के बाद उनकी नजर जमीन पर पड़ती है, एक स्पेस सूट पहने सड़ी हुई लाश पर। इससे साफ पता चलता है कि ये लाश यहाँ काफी समय से पड़ी हुई थी।
ये दृश्य इस बात का सबूत था कि इस नर्क जैसे चांद पर उनसे पहले भी कई लोग उस कीमती पत्थर की तलाश में आए थे, लेकिन लौटना किसी की किस्मत में नहीं था। डेमन वहीं रुककर आसपास की गहराई से जांच शुरू करता है। उसे उम्मीद थी कि शायद यहीं उसे वो चीज मिल जाए जिसके लिए वो इतनी दूर आया है, और कुछ ही देर में उन्हें अपना पहला निशान मिल भी जाता है। लेकिन यहाँ माइनिंग का मतलब सिर्फ चट्टानों को तोड़ना नहीं था। दरअसल ये ऑरेलक जेम्स जमीन के भीतर छिपे अजीबोगरीब मांस जैसे जीवों के पेट में पनपते थे। डीमन बेहद सावधानी से उस ऑर्गेनिक पैड को काटता है, जैसे कोई सर्जन ऑपरेशन कर रहा हो, क्योंकि एक छोटी सी गलती भी उस कीमती जेम को हमेशा के लिए बेकार कर सकती थी। सी चुपचाप खड़ी होकर अपने पिता को वो घिनौना काम करते हुए देख रही थी, क्योंकि उसे पता था कि यही गंदा और जोखिम भरा तरीका उनकी आज़ादी का रास्ता खोल सकता है। वो जेम उस जीव के मांस और नसों में गहराई तक धंसा हुआ था। अगर उसे जोर से खींचा जाता तो उसके टूटने या खराब हो जाने का खतरा था। इसी वजह से डीमन एक खास तरह का रसायन डालता है जिससे जेम के आसपास की परत धीरे धीरे गलने लगती है। इसके बाद वो उस भद्दी सी चीज के भीतर हाथ डालकर एक अजीब चिपचिपी परत को बाहर निकालता है। फिर बड़ी सावधानी से उसे काटता है और काफी मेहनत के बाद आखिरकार वो कीमती जेम निकाल लेता है। डीमन अपनी बेटी को बताता है कि इस एक पत्थर की कीमत लगभग 10,000 होगी। ये सुनकर 10,000 सी थोड़ी राहत महसूस करती है और कहती है कि इतनी रकम से तो उनके सारे कर्ज चुकाए जा सकते हैं। लेकिन डीमन के मन में कुछ और ही चल रहा था। वो उसकी बात बीच में रोकते हुए कहता है कि इस एक जेम से तो सिर्फ उनका किराया और टिकट भर ही निकल पाएगा। कर्ज का ब्याज इतना भारी है कि ये पैसा पल भर में खत्म हो जाएगा। हम यहाँ सिर्फ बराबरी करने नहीं आए, बल्कि अमीर बनकर लौटने आए हैं। ये सुनकर सी के चेहरे पर चिंता साफ झलक रही थी, क्योंकि वो जानती थी कि एक बड़ा जहाज इस चांद के चारों ओर चक्कर लगा रहा है और तय समय पर वापस उनके ऊपर आएगा। सी इसी बात से डर रही थी कि अगर उसके पिता लालच में और जंगल के अंदर चले गए और उन्होंने वो स्लिंग बैग मिस कर दिया, तो फिर कोई दूसरा मौका नहीं मिलेगा। जहाज चला जाएगा और ये दोनों इस जहरीले नर्क में तड़प तड़प कर मरने के लिए छोड़ दिए जाएंगे। कुछ देर बाद सी कैंप से थोड़ी दूर घने जंगल में जाती है। उसके हाथ में 3-4 भारी बोतलें होती हैं जिनमें वही केमिकल भरा हुआ था। चारों ओर सन्नाटा पसरा हुआ था, सिर्फ उसके कदमों की आवाज सुनाई दे रही थी। तभी अचानक उसके हेलमेट के रेडियो में अजीब सी खड़खड़ाहट गूंजती है और उसी रेडियो पर डीमन की घबराई हुई आवाज आती है, जो उसे चेतावनी दे रही थी कि 2 अनजान लोग बंदूकें लेकर उनकी तरफ बढ़ रहे हैं। सी तुरंत छिप जाती है और देखती है कि एक आदमी जिसका नाम एजरा था उसके पिता को धमका रहा है। एजरा डीमन से सख्ती से सवाल करता है कि तुम कौन हो और यहाँ किसकी इजाजत से माइनिंग कर रहे हो। डीमन समझ जाता है कि वो फंस चुका है। वो अपने औजार नीचे रखता है, घुटनों के बल बैठ जाता है और कांपती आवाज में झूठ बोलता है कि वो कोई लुटेरा नहीं है, अभी अभी लैंड हुआ है, रास्ता भटक गया था, उसके पास ना कोई माल है ना कोई जैम, और वो चाहे तो सब कुछ चेक कर सकता है। लेकिन एजरा की नजर डीमन के बूट्स और गियर पर टिकी हुई थी। उसे साफ दिख रहा था कि डीमन झूठ बोल रहा है। सी दूर छिपकर ये सब देख रही थी, अपनी गन को कसकर पकड़े हुए, और सोच रही थी कि अब उसे क्या करना चाहिए। तभी डीमन अपनी जान बचाने, उसने स्कैन किया है, उसे पता है कि वो कहाँ है। वहां इतना ओरिले है कि ये कोई मामूली माइनिंग साइट नहीं, बल्कि पूरा रिटायरमेंट प्लान है। डीमन कहता है कि अगर एजरा ने उसे मार दिया तो वो राज भी उसके साथ मर जाएगा, लेकिन अगर वो पार्टनर बन जाए तो दोनों इतना कमा सकते हैं कि अपनी खुद की दुनिया खरीद लें। वो एजरा से पूछता है कि उसे ये कबाड़ चाहिए या पूरी तिजोरी, और वो 50-50 साझा कर सकते हैं। क्वींसलेयर का नाम सुनते ही एजरा की आंखों में लालच चमक उठता है, क्योंकि हर प्रोस्पेक्टर का सपना होता है उस दंत कथा जैसे खजाने तक पहुंचना। थोड़ी देर सोचने के बाद एजरा मान जाता है और उनके साथ उस जगह जाने को तैयार हो जाता है। डीमन अपना सामान समेटने लगता है और इसी बीच बेहद धीमी आवाज में अपनी बेटी सी से कहता है कि जैसे ही वो यहां से निकले वो अपनी गन उठाए और उनके पीछे पीछे आए।
उसके इशारे का इंतजार करें। जैसे ही वो सिग्नल देगा वे रुक जाएंगे और उसी पल उसे बाहर आकर बड़े वाले को एक ही गोली में खत्म करना है। आखिर में डीमन सख्ती से चेतावनी देता है कि याद रखना, सिर्फ एक गोली में काम होना चाहिए। सी शांति लेकिन पक्की आवाज में कहती है कि वो समझ गई है। इसी के साथ तीनों आगे बढ़ जाते हैं और उसी पल सी अपनी बंदूक कसकर थामे हुए घबराहट में बेहद धीमे और संभले हुए कदमों से उनका पीछा करने लगती है। उसके दिल की धड़कन तेज थी और उसकी नजरें लगातार अपने पिता के इशारे का इंतजार कर रही थी। जैसे ही डीमन खुले और बिना किसी ओपन इलाके में पहुंचता है, वो अचानक रुक जाता है और बेहद हल्के से सी को तय किया हुआ संकेत देता है। अगले ही पल पीछे से सी बंदूक लिए आ जाती है और उसी समय डीमन भी आगे बढ़ता है। बिना देर किए अपनी छोटी बंदूक उनकी ओर उठा लेता है। अब हवा में सन्नाटा और तनाव दोनों फैल चुके थे। डीमन धीरे धीरे उनका सारा सामान वापस अपने पास लेने लगता है, जबकि एज़रा बार बार उसे समझाने की कोशिश करता रहता है कि दोस्त, हम साथ मिलकर बहुत अमीर बन सकते हैं, तुम ये सब क्यों कर रहे हो? लेकिन डीमन एक शब्द भी सुने बिना हर चीज ध्यान से जांचता रहता है। तभी अचानक एज़रा का दूसरा साथी मौका देखकर अपनी बंदूक उठा लेता है और अगले ही पल दोनों तरफ से एक साथ गोलियां चल जाती हैं और दोनों वहीं गिर जाते हैं। सी भी घबराहट में गोली चलाने की कोशिश करती है, लेकिन उसकी बंदूक जवाब दे चुकी होती है। उधर एज़रा तुरंत डीमन की बंदूक उठा लेता है, मगर अजीब बात यह होती है कि वो सी पर गोली नहीं चलाता और इसी अफरा तफरी का फायदा उठाकर सी पूरी ताकत से वहां से भाग निकलती है। कुछ ही पलों बाद एज़रा को डीमन की दर्द भरी आवाज सुनाई देती है और वो बेरहमी से दोबारा उसे गोली मार देता है, जिससे डीमन वहीं दम तोड़ देता है। उधर घने और खतरनाक जंगल में सी अपनी जान बचाने के लिए बेतहाशा दौड़ती रहती है। सांस फूलने लगी थी, लेकिन उसका मन केवल जीवित रहने पर केंद्रित था। पर वो कुछ देर के लिए रुकती है और तभी उसे एहसास होता है कि इस पूरे अनजान और जहरीले चांद पर अब उसका कोई भी अपना नहीं बचा है। भटकते भटकते वो किसी तरह वापस अपने कैप्सूल तक पहुंच जाती है और जल्दी से उसके सिस्टम ऑनलाइन करने लगती है। इंजन चालू होता है और एक पल को उसे लगता है कि वो यहाँ से निकल पाएगी, लेकिन किस्मत उसके साथ नहीं होती। अचानक एक तेज धमाके जैसी आवाज के साथ इंजन पूरी तरह फेल हो जाता है और पूरे कैप्सूल में धुआं भरने लगता है। उसी पल वो समझ जाती है कि ये कैप्सूल अब दोबारा उड़ने वाला नहीं है। वो रोने या टूटने की बजाय इस कड़वी सच्चाई को स्वीकार करती है और कैप्सूल के अंदर खाने पीने की चीजें ढूंढने लगती है। वो जरूरी सामान अपने बैग में भरी रही होती है कि तभी उसे बाहर किसी की मौजूदगी का एहसास होता है। वो तुरंत बंदूक लेकर एक कोने में छिप जाती है। धीरे से कैप्सूल का हैच खुलता है और सामने एज़रा दिखाई देता है। सी उसे देखते ही बिना सोचे गोली चला देती है, जो एज़रा के हाथ में लगती है। दर्द से करहाते हुए एज़रा उसकी बंदूक छीन लेता है और उससे मेडिकल किट मांगता है। मेडिकल किट देने के बहाने से उसके पास जाती है और चालाकी से उसकी बंदूक उठा लेती है और गुस्से से कहती है कि तुमने मेरे पिता को मारा है। एज़रा सफाई देता है कि हालात ही ऐसे थे, वो डीमन को मारना नहीं चाहता था। फिर वो मजबूरी में कहता है कि या तो मुझे मार दो या फिर मेडिकल किट दे दो, लेकिन कुछ तो करो। सी साफ शब्दों में शर्त रखती है कि एज़रा उसे उसके कैप्सूल तक ले जाएगा और फिर इस चांद की कक्षा में घूम रहे उस विशाल जहाज तक पहुंचाएगा और बदले में वो उसे जिंदा छोड़ेगी। एज़रा पहले इलाज की जिद करता है और आखिरकार सी मेडिकल किट उसे दे देती है। इलाज के बाद एज़रा सी की आंखों में जलती बदले की आग देख लेता है और गिड़गिड़ाने की बजाय ईमानदारी के साथ कहता है कि वो बदले की उस आग को अच्छी तरह पहचानता है, क्योंकि वो खुद कई बार ऐसा कर चुका है और उसे इसका कोई खास पछतावा नहीं। जब सी उससे जहाज के बारे में पूछती है ताकि वहां से भाग सके, तो एज़रा कड़वा सच सामने रख देता है कि उसके पास कोई जहाज नहीं है। वो बताता है कि ओरिला एक पत्थर के लालच में उसके और उसके साथियों के बीच पहले झगड़ा हुआ, फिर गोलियां चली और अंत में वो अकेला बच गया। वो सी को समझाता है कि अब वे दोनों एक ही नाव में सवार हैं, क्योंकि सी का पॉड जलकर बेकार हो चुका है और एज़रा का जहाज उसके दुश्मन बन चुके साथियों के पास है।
आखिर में वो सी को एक काउंटर ऑफर देता है कि अगर वे उसे जिंदा छोड़ दे तो दोनों मजबूरी में पार्टनर बनकर उन भारे के लड़ाकों से वहीं जहाज चुरा सकते हैं और इस जहरीले नर्क से निकलने का यही एकमात्र रास्ता है। काफी सोच विचार के बाद सी को मजबूरी में अपने पिता के कातिल के साथ हाथ मिलाना पड़ता है ताकि वो इस नर्क जैसे चांद से निकल सके। डील पक्की होते ही दोनों उस जहरीले जंगल की खामोशी में आगे बढ़ जाते हैं। रास्ते भर एजरा का मुंह बंद नहीं होता। वो बार बार डीमन को नासमझ और अनाड़ी बताता है, जो बिना पूरी तैयारी के मौत के मुंह में चला आया था। ये सुनकर सी अंदर ही अंदर उबलने लगती है। एजरा बीच बीच में उसे समझाने की कोशिश करता है कि वो बंदूक उसे दे दे, लेकिन सी हर बार सख्ती से मना कर देती है और पूरी यात्रा के दौरान बंदूक का निशाना उसी पर टिकाए रखती है। दोनों अब जंगल के बेहद गहरे हिस्से तक पहुंच चुके थे, जहां पेड़ इतने ऊंचे थे कि मानो उनकी चोटियां आसमान को छू रही हों और नीचे की दुनिया हमेशा के लिए अंधेरे में डूबी हुई लग रही थी। दोनों थोड़ी देर के लिए एक जगह रुककर सांस लेने लगते हैं। तभी अचानक सी की नजर दूर जंगल में हिलते हुए एक काले साए पर पड़ती है। इसे देखते ही एजरा घबरा जाता है और धीमी आवाज में कहता है कि ये सैटर है, यानी इस चांद पर रहने वाले मूल निवासी, और वे उनके इलाके में घुस चुके हैं। इसलिए तुरंत अपनी बंदूक नीचे रखो और हाथ सिर के पीछे कर लो। सी बिना सवाल किए वैसा ही करती है और कुछ पल बाद वो सैटर बिना किसी नुकसान के वहां से चले जाते हैं। उनके जाते ही एजरा राहत की सांस लेकर कहता है कि हमें इन्हीं सैटर का पीछा करना होगा, क्योंकि उसके हाथ का जख्म इस जहरीली हवा की वजह से बुरी तरह संक्रमित हो चुका है और इतने समय से जंगल में रहने वाले इन लोगों के पास इसका इलाज जरूर होगा। इसके बाद दोनों काफी देर तक चलते हुए एक खुले इलाके में पहुंचते हैं, जहां घनी और ऊंची झाड़ियां फैली हुई थी। उन्हें पार करते ही वे सैटर की बस्ती में पहुंच जाते हैं और एजरा उनसे अपने हाथ के संक्रमण को ठीक करने की गुहार लगाता है। सैटर उसकी हालत देखकर मदद के लिए मान जाते हैं। असल में ये सैटर इंसान ही थे जो बहुत पहले और पत्थरों की तलाश में यहाँ आए थे और फिर यहीं के होकर रह गए थे। उन्हीं में से एक सैटर, जिसका नाम और था, एजरा के सामने ढेर सारे कीमती जेम्स रख देता है और कहता है कि ये तुम्हारे लिए है। ये सुनकर एजरा हैरानी से पूछता है कि लेकिन क्यों? तभी और जो कहता है उसे सुनकर सी की रूह कांप जाती है और बताता है कि उनके कबीले की इकलौती मदर मर चुकी है और अब उन्हें एक नई मदर चाहिए जो उनके वंश को आगे बढ़ा सके, और ये जेम्स उसी की कीमत है। सी तुरंत समझ जाती है कि ये लोग उसे यहाँ हमेशा के लिए रोकना चाहते हैं। डर के मारे वो तुरंत अपना हेलमेट पहनती है और वहां से भाग खड़ी होती है। जंगल में काफी दूर भागने के बाद वो पूरी तरह थक चुकी होती है। तभी उसे थोड़ी दूरी से पानी में बुलबुले उठने जैसी अजीब सी आवाजें सुनाई देती हैं। डरी सहमी सी उस दिशा में बढ़ती है और जैसे ही देखती है उसकी आंखों को यकीन नहीं होता। सी अनजाने में क्वींस लेयर तक पहुंच चुकी थी, वही जगह जहां उन बेशकीमती जेम्स का विशाल भंडार छुपा था। चारों तरफ से आती आवाजें ये एहसास दिला रही थीं कि पूरा जंगल जिंदा है। जमीन के अंदर धंसे हुए ये पॉड्स किसी मांस वाले जीव की तरह सांस ले रहे थे और अपने भीतर को प्रोसेस कर रहे थे। थकान और मायूसी से भरी सी इस चांद के विशाल ग्रह के सामने बैठ जाती है। ये नजारा जितना सुंदर था उतना ही डरावना भी। तभी अचानक उसके रेडियो पर किसी की आवाज गूंजती है। वो उस आवाज का पीछा करती है और तभी उसे दूर घने जंगल में एक टेंट दिखाई देता है। सी धीमे कदमों से उसके करीब जाती है। डरते हुए जैसे ही वो टेंट का पर्दा हटाती है, अंदर कदम रखते ही कोई उसकी बंदूक छीन लेता है। ये कोई और नहीं बल्कि एजरा था। एजरा उसे बताता है कि जब वो वहां से भागी थी तो सैटर ने उसकी मदद करने से इनकार कर दिया। मजबूरी में उसने खुद ही अपना इलाज करने की कोशिश की, लेकिन गलती कर बैठा। उसने संक्रमण को पूरी तरह साफ नहीं किया और अब हालात ऐसे हो चुके हैं कि दवा काम नहीं आएगी। अगर उसका हाथ नहीं काटा गया तो जहर पूरे शरीर में फैलकर उसे मार डालेगा। भारी मन से काफी सोचने के बाद सी ये भयानक फैसला लेती है।
वो सर्जरी के औजार उठाती है और कांपते हाथों से धीरे धीरे एज़रा का हाथ काटना शुरू करती है। दर्द और चीखों के बीच कुछ ही देर में वो हाथ पूरी तरह उसके शरीर से अलग हो जाता है और उसी पल दोनों को एहसास हो जाता है कि अब इस चांद पर जिंदा रहने की कीमत पहले से कहीं ज्यादा भारी होने वाली है। थोड़ी देर जमीन पर बैठकर सांसें संभालने के बाद दोनों फिर से उस अजीब और जहरीले जंगल के भीतर आगे बढ़ने पहुंचते हैं, जहां से नीचे पूरा इलाका साफ दिखाई देता है और वहां पहले से कई मर्सिनरी अपने हथियारों। उनकी नजर एक अजीब दृश्य पर पड़ती है। जंगल, कीचड़ और गंदगी के बीच शायद वो किसी दूसरे ग्रह का धार्मिक गुरु या राज परिवार से जुड़ा कोई खास व्यक्ति था, जिसे किसी भयावह बलि के लिए ले जाया जा रहा था। हालात को भांपते हुए एज़रा बिना डरे सीधे उनके कैंप के बीच चला जाता है और खुद को डीमन बताता है। असल में वो मरे हुए डीमन की पहचान चुरा रहा था, क्योंकि उसे पता था कि इन मर्सिनरी ने डीमन को कभी देखा ही नहीं। उन्हें बस इतना मालूम है कि डीमन नाम का कोई आदमी यहाँ माइनिंग कॉन्ट्रैक्ट पर आने वाला था। सामने बैठा आदमी मक्कन उसे घूरते हुए कहता है घूम रहे बड़े यान तक पहुंच सके। मक्कन बहाना बनाता है कि जहाज पहले ही भारी है और नए लोगों को नहीं ले जा सकता। इस पर सी और एज़रा तकनीकी बहस छेड़ देते हैं कि कैसे जहाज के कुछ हिस्से हटाकर वजन कम किया जा सकता है। बात जब बिगड़ने लगती है और मर्सिनरी धमकी देने लगता है, तब एज़रा पलटवार करते हुए खुद को गेट कीपर घोषित करता है और कहता है कि खजाने की सही जगह सिर्फ वही जानता है। वो सीधी धमकी देता है कि या तो उन्हें साथ ले जाया जाए, चाहे इसके लिए बैकअप फ्यूल फेंकना पड़े या किसी क्रू मेंबर को छोड़ना पड़े, वरना एक भी जेम हाथ नहीं लगेगा। एज़रा का ये दाव काम कर जाता है और आखिरकार मक्कन मजबूर होकर सेकेंडरी बैकअप फ्यूल गिराने का फैसला करता है ताकि जहाज हल्का हो सके और डील पक्की हो जाती है। इसके बाद मक्कन दोनों को खुदाई वाले इलाके में ले जाता है, जहां एज़रा सावधानी से जेम निकालने की प्रक्रिया शुरू करता है। वो छेद में एसिड डालता है और अंदर हाथ डालकर उस चिपचिपे जैविक पदार्थ को बाहर निकालता है, फिर धीरे धीरे उसे काटने लगता है। मगर ये काम उसका नहीं था, ये हुनर डेमन के पास था। एज़रा से गलती हो जाती है और एसिड जेम को पूरी तरह खराब कर देता है। हालात संभालते हुए एज़रा पास खड़े गार्ड से कहता है कि कोई बात नहीं, अगला जेम निकाल लेंगे। तभी एज़रा अचानक उस पर टूट पड़ता है और उसका सिर जबरदस्ती एसिड से भरे गड्ढे में धकेल देता है, जिससे वो तड़पते हुए वहीं मारा जाता है। लेकिन अब देर हो चुकी थी। बाकी सभी भारे के सैनिक सब कुछ समझ चुके थे और हथियार लेकर दोनों की ओर दौड़ पड़ते हैं। एज़रा हालात संभालने की कोशिश करता है और झूठ बोलते हुए कहता है कि वो आदमी लालच में फिसल गया था और खुद ही एसिड में गिर पड़ा, लेकिन किसी को उसकी बात पर भरोसा नहीं होता। तभी सी मौके का फायदा उठाकर एक केमिकल की बोतल उसी गड्ढे में फेंक देती है, जिससे चारों ओर जहरीला धुआं फैल जाता है और उसी अफरा तफरी में सी और एज़रा जान बचाकर घने जंगल की ओर भाग निकलते हैं। पीछे से गोलियां चलती रहती है, लेकिन दोनों किसी तरह जंगल की आड़ ले लेते हैं। हालांकि एक महिला सैनिक अब भी उनका पीछा कर रही होती है, जिससे वो वहीं ढेर हो जाती है। लहूलुहान हालत में एज़रा सी से कहता है कि उसकी बंदूक उठाओ और यहां से भाग जाओ, तुम अब भी बच सकती हो। लेकिन सी भागने की बजाय दवा लेने वापस जाती है और उसकी मरहम पट्टी करती है। फिर उसे सहारा देकर उस कैप्सूल तक ले जाती है, जहां वही गुलाबी त्वचा वाला रहस्यमय आदमी मौजूद होता है, जो सी की मदद करता है और दुश्मनों को मार गिराता है। इसके बाद सी और एज़रा उसी कैप्सूल में बैठकर उस जहरीले नर्क जैसे चांद को हमेशा के लिए छोड़कर अंतरिक्ष की ओर निकल जाते हैं। और इसी के साथ ये फिल्म यहीं समाप्त हो जाती है। दोस्तों, अगर आपको भी मेरी तरह साइंस फिक्शन, थ्रिलर और हॉरर मूवीज पसंद है तो मेरे चैनल हॉलीवुड मूवी एक्सप्लेनर को सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियो को लाइक करें और कमेंट में बताएं कि आप चाहते हैं अगली वीडियो किस मूवी पर हो। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए कीप वॉचिंग।